जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कर्नाटक वॉर्स के बारे में, कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि कब से कब तक चला है, 1746 से 1763 के बीच में। ठीक है बच्चों, टॉपिक के बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप यहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम, और आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम 2025। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये जो टॉपिक है ना, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटिक वॉर्स, एक तो इस बात का ध्यान रखना, हम हिंदी में बोलते हैं कर्नाटक, और ब्रिटिशर्स कर्नाटक नहीं बोल पाते थे तो वो वर्ड यूज करते थे कर्नाटिक। ठीक है ना? तो कर्नाटिक मतलब चीज वही कर्नाटक ही है, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको कर्नाटिक बोलते थे, कर्नाटक नहीं बोलते थे। ठीक है ना? अब कर्नाटक जो वॉर्स है ना बच्चों, ये बेसिकली एक टॉपिक के अंडर आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट? हम ये भी कह सकते हैं इसको राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जब भी हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आज का जो है टॉपिक है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुए थे उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे उनके बारे में जानेंगे, है ना? और उसके बाद जो एंग्लो सिख युद्ध हुए थे उनके बारे में जानेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम सारे के सारे युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स की जीत हुई और ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर था उसका भारत में विकास हुआ। राइट? इनकी ब्रिटिशर्स के लिए एक नई डेवलपमेंट बनकर आई। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप एक आगे के लेक्चरों की सीरीज आप समझ गए होंगे कि यहां पर तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? कर्नाटिक वॉर के बारे में, और फिर एक एक करके जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े थे, जीते थे, और क्यों हुए, कैसे हुए, उन सब के बारे में हम लोग आगे जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ब्रिटिश रूल की अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो जब 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया था ना, बैटल ऑफ प्लासी, वहीं से कह सकते हो कि अंग्रेजों के शासन की नींव रखी जा चुकी थी। कौन से युद्ध के बाद? बैटल ऑफ प्लासी। हम पहले इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। राइट? उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने बक्सर का युद्ध भी जीत लिया था 1764 में। 1764 में ब्रिटिशर्स ने बक्सर का युद्ध भी जीत लिया था, जिसके बाद क्या मिल गया था इनको? दीवानी के राइट्स मिल गए थे। यानी कि दीवानी, अगर आपको याद हो कि भाई अब सिर्फ जो है आप तुम लोग सिर्फ नाम के राजा रहोगे। ठीक है? तुम सिर्फ राजा रहोगे, गद्दी पे बैठोगे, लेकिन सारा राजपाट हम संभालेंगे, पैसे का लेन देन भी हम संभालेंगे, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। कुछ याद आया होगा बैटल ऑफ बक्सर, जहां पर एक तरफ 3 राजा थे और एक तरफ हेक्टर मुनरो था। याद करो, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? 3 शासकों में कौन कौन थे? मीर कासिम था, शवाजुद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। राइट बच्चों? तो ये यहां से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की नींव रखी जा चुकी थी। उसके बाद अंग्रेजों के विस्तार की अगर हम बात करें ना, तो अंग्रेजों का विस्तार बेसिकली 2 फेज में माना जाता है। ठीक है? इंडिया ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री है हम उसको 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है 1707 से 1757, और एक है 1857 से 1947। जो पहला चरण है, जो पहला फेज है ना, इसमें कंपनी ने डायरेक्ट भारत पे राज नहीं किया है ना? किसी के थ्रू जो है व्यापार किया। जैसे वही राजाओं को हरा दिया, लेकिन राजाओं को गद्दी से नहीं हटाया। बोले आप लोग गद्दी पे बैठो, आप लोग राजा रहेंगे, लेकिन राजपाट हम संभालेंगे। तो ये था इनडायरेक्ट रूल। राइट? और 1857 से 1947 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारत पे डायरेक्ट कंट्रोल किया, भारत के ऊपर डायरेक्ट राज किया है। क्यों? 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद वहां इंग्लैंड की महारानी ने सारा राजपाट अपने अंडर ले लिया था। खैर, ये आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री है उसके 2 फेस माने जाते हैं, 1707 से 1857 और 1857 से 1947। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक हल्का सा ब्रीफ जानते हैं कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। देखिए, ब्रिटेन और जो फ्रांस थे ना, उस टाइम पे ब्रिटेन और जो फ्रांस थे, ये ना यूरोप में ही लड़ रहे थे। ये यूरोप में ही आपस में लड़ रहे थे। बेसिकली इनकी ग्लोबल राइवलरी थी। राइट? अब ये लोग पहले से ही यूरोप में लड़ रहे थे, फिर ये इंडिया में आ गए व्यापार करने के लिए। जब ये इंडिया में आए व्यापार करने, तो ब्रिटेन क्या करता? ब्रिटिशर्स की कोशिश थी हम अपने एरिया पे कब्जा करें, ठीक है, उसका विस्तार करें। अच्छा, फ्रेंच की कोशिश थी हम अपने एरिया पे कब्जा करें और उसका विस्तार करें, है ना? अच्छा, कभी कभार ब्रिटिशर्स की कोशिश रहती थी कि फ्रेंच के एरिया पे कब्जा करो, फ्रेंच की कोशिश रहती थी कि ब्रिटिशर्स के एरिया पे कब्जा करो। ये बेसिकली क्यों चल रहा था? क्योंकि ये लोग पहले से ही दुश्मन थे यूरोप के अंदर। राइट?
और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुए 18वीं शताब्दी में, उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं को कहा गया है कर्नाटिक वॉर्स। और ये युद्ध कहां पर हुए, इंडिया के अंदर। क्लियर है इतनी बात। यूरोप में युद्ध चल रहे हैं वो अलग है, उसी की एक सीरीज जो इंडिया में चली है उसी को कहा गया है बच्चों कर्नाटिक वॉर्स। तो आई होप आपको एक हल्का सा ब्रीफ समझ में आया होगा। कर्नाटिक वॉर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टोटल 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई है, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था 1746 से 48 के बीच में, दूसरा हुआ था 1749 से 1754 के बीच में, और तीसरा हुआ था 1758 से 1763 के बीच में। ठीक है बच्चों, कई बार तो सीधा ही पूछ लेता है कि टोटल कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं, तो 3 हुए हैं जी। या फिर सीधा कह लेगा दूसरा कर्नाटक युद्ध बताओ कब से कब तक हुआ है, तो 1749 से 1754। पहला कब हुआ है, 1746 से 1748, है ना। तो इस तरह से आपको जो है चीजों को ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब कर्नाटक युद्ध हुए क्यों इंडिया के अंदर, हमने हल्का सा ब्रीफ तो पढ़ लिया, थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत के अंदर ना मुगल एम्पायर जो था ना, मुगल एम्पायर वो डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पर। अगर आपको याद हो, हम लेटर मुगल्स के अंदर इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। डिक्लाइन हो रहा था औरंगजेब के टाइम से, उसके बाद से जितने भी शासक थे वो सब, उनसे जनता बड़ी परेशान थी, राइट। अब यूरोपियंस चाहते थे भारत के ऊपर क्या करना है, राज करना है, व्यापार करना है अच्छे से। ये यूरोपियंस मतलब यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स की, फ्रेंच की, सबकी बात हो रही है। ठीक है, अब लेकिन यूरोपियन जो पावर्स थी ना, जो यूरोपियन पावर्स थी, ये पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाए, अपने पैर नहीं जमा पाए। रीजन ये था, जैसे हमारा, अब देखो आप, जैसे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो ये है पश्चिम वाला एरिया, यहां पर तो मराठाओं का कब्जा चल रहा था, मराठाओं का राजपाट चल रहा था। और जो ये पूर्वी था एरिया था, बंगाल साइड का एरिया, यहां पर अलीवर्दी खान एक नवाब था जो बहुत ही पावरफुल था। तो पश्चिम में मराठा थे, पूर्व में कौन था, अलीवर्दी खान। इन्होंने तो भैया अंग्रेजों के पैर जमने ही नहीं दिए। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं, अब यूरोपियंस कहते हैं अब हम कहां जाएं, तो इन्होंने चुना साउथ इंडिया। बोले दक्षिण भारत में चलते हैं, इस वाले एरिया में। क्यों, बोले दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, कर्नाटक का जो एरिया है ना, वहां पर जो है हम अपने पैर जमा सकते हैं। ये यूरोपियंस को लगा, वो इसलिए लगा इनको क्योंकि कर्नाटक के अंदर ना बड़े पंगे चल रहे थे। वहां का जो राजा था वो बीमार था, उसकी डेथ हुई, उसके बाद उसके जो बेटे थे, उसके जो भाई थे, उनका आपस में युद्ध शुरू हो गया गद्दी के लिए। अब वहां पर गद्दी के लिए युद्ध छिड़े हुए थे, राइट। इसी चीज का फायदा उठाया यूरोपियंस ने, बोले हम यहां पे जाकर जो है अपने पैर जमा सकते हैं, राइट। हालांकि ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं ना, ब्रिटिशर्स की बात करूं, तो ब्रिटिशर्स ने डचों को तो देश से बाहर निकाल ही दिया था, पुर्तगालियों के साथ भी सेटलमेंट कर ली थी। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, शाही शादी, रॉयल मैरिज जो हुई थी 1661 में, है ना, जिसमें दुल्हन थी कैथरीन ब्रिगेंजा, है ना, दूल्हा था चार्ल्स द्वितीय, बॉम्बे दहेज में दिया था, वही वाले पुर्तगाली। तो पुर्तगाली तो कुछ कहेंगे नहीं अंग्रेजों को, डचों को देश से बाहर निकाला जा चुका है। एक और कंपनी आई थी डेनिस, वो भी देश से बाहर निकल चुकी थी। बचा कौन, बचा है भैया सिर्फ फ्रेंच। तो इनका यह था भी अगर आपको कर्नाटक एरिया पे कब्जा करना है ना, तो आपको फ्रेंच के साथ क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बाकी सारी कंपनियों को तो हमने संभाल रखा है। तो फ्रेंच के साथ अब जो यहां पे लड़ाई होती है, ये लगभग 20 सालों तक चलती है, 1746 से 1763 के बीच में। और इसी चीज को नाम क्या दिया गया बच्चों, कर्नाटिक वॉर्स, राइट। अच्छा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो कलकत्ता के पास एक जगह थी चंद्रनगर, क्या नाम था, चंद्रनगर। इस एरिया पे कब्जा कर लिया था फ्रेंच वालों ने। पौंडीचेरी, इसके ऊपर भी किसका कब्जा था, फ्रेंच का कब्जा था। और अब चंद्रनगर और पौंडीचेरी, ये वाले एरिया अब किसको चाहिए, ब्रिटिशर्स को चाहिए, राइट। और साथ साथ और क्या चाहिए इनको, कर्नाटक वाला एरिया भी चाहिए। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, 3 मेजर वॉर्स, 3 मेजर युद्ध लड़े गए थे, किस किस के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इन्हीं को कहा गया है बच्चों कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, अब आपको मेरे हिसाब से पूरा का पूरा जो आपका बेस जो है, कर्नाटिक वॉर्स का बेस, क्यों हुई लड़ाई, क्या हुआ, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये चलिए बच्चों 1746 से 1748 के बीच में, 1746 से 1748 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए, तो अपना जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है उसके बारे में अपन लोग जानते हैं। देखिए, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, पहला कर्नाटक युद्ध, उस टाइम पर ना यूरोप के अंदर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक देश है,
ठीक है, वहां पर सक्सेशन की वॉर चल रही थी, सक्सेशन का युद्ध चल रहा था। हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको हम वहां पर कवर भी करेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना जानो कि यूरोप के अंदर जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है, वहां पर उस युद्ध के अंदर, उस वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दूसरे क्या थे? दुश्मन थे। अब वही दुश्मनी इनकी कहां पर आ गई? वही दुश्मनी इनकी इंडिया तक भी पहुंच गई, और इसी चीज को कहा गया कर्नाटिक वॉर। पहले कर्नाटक युद्ध के अंदर क्या हुआ? जो फ्रेंच थे ना, फ्रेंच, उन्होंने मद्रास के अंदर एक ना युद्ध लड़ा जिसका नाम था बैटल ऑफ अदियार। क्या नाम था? बैटल ऑफ अदियार। इसी का दूसरा नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉम। क्या नाम है? बैटल ऑफ सेंट थॉम। तो 1740 में बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सेंट थॉम लड़ा गया, राइट। और किसके खिलाफ था? एक तरफ थे फ्रेंच और एक तरफ था आरकोट का नवाब। एक तरफ कौन था? आरकोट का नवाब। अब आरकोट का जो नवाब था ना, ये किसका साथी था? ब्रिटिशर्स का। ये ब्रिटिशर्स का साथी था। तो एक तरफ फ्रेंच थे, एक तरफ आरकोट का नवाब था जो कि ब्रिटिशर्स का साथी था। तो फ्रेंच ने आरकोट के नवाब को हरा दिया और उससे क्या ले लिया? मद्रास ले लिया। और मद्रास के अंदर एक महल था, फैक्ट्री थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके ऊपर कब्जा कर लिया किन्होंने? फ्रेंच ने। किसने कब्जा कर लिया? फ्रेंच ने। क्लियर है इतनी बात? तो बड़ा ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे आपको बस ध्यान रखना है 1740 में बैटल ऑफ अदियार या बैटल ऑफ थॉम हुआ था, जहां पर फ्रेंच ने आरकोट के नवाब को हरा दिया था और उससे मद्रास लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो पहला कर्नाटिक वॉर था वो खत्म हुआ था। वो खत्म कैसे हुआ? एक संधि पर साइन किए गए ब्रिटेन और फ्रेंच के द्वारा, और उस संधि का नाम था एक्स ला चैपल की संधि। क्या नाम था? एक्स ला चैपल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। और ये कब हुई थी? 1748 में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई पहला कर्नाटिक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एक्स ला चैपल की संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। क्लियर है? तो पहला कर्नाटिक वॉर बड़ा ही सिंपल था, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर आपको याद हो बच्चों, तो एक बंदे का नाम जिसका नाम था डुप्ले। याद है डुप्ले? जब हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, तो ये डुप्ले जो है क्या था? डुप्ले मंत्री था। ठीक है, डुप्ले जो है, सॉरी, फ्रेंच पहला गवर्नर था, मंत्री तो काल्बर्ट था। ये पहला गवर्नर था डुप्ले अंग्रेजों का, सॉरी फ्रेंच का। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसके बारे में आपको जानने के लिए दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब आपको, जो डुप्ले था ना, इसने क्या किया था? आरकोट का एक नवाब था अनवरुद्दीन। आरकोट का नवाब था अनवरुद्दीन। ठीक है, अब वहां पर अनवरुद्दीन को हटाकर चंदा साहेब को गद्दी में बिठाना था। किसको बिठाना था? चंदा साहेब को। तो डुप्ले ने प्रॉमिस किया चंदा साहेब को कि भाई ऐसा है, मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है, तुम जो है अनवरुद्दीन के साथ युद्ध करो, उसे मार दो, ठीक है, मैं तुम्हें सेना दूंगा, सब कुछ दूंगा। इसीलिए 1749 में हुआ था बैटल ऑफ अंबूर। क्या हुआ था? बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ तो नवाब अनवरुद्दीन था और दूसरी तरफ थे फ्रेंच, ठीक है, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग। कौन थे? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग क्यों आ रहा है बीच में? क्योंकि भाई ये उसी टाइम पर हैदराबाद का नवाब बनना चाहता था, हैदराबाद का निजाम बनना चाहता था। आप समझना, चंदा साहेब कर्नाटक का सुल्तान बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का बनना चाहता है। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग ने चंदा साहेब की मदद की। क्यों? बोले आज मैं मदद करूंगा इसकी, तो कल को जब मुझे अपने एरिया में लड़ना होगा तो ये मेरी मदद करेगा। तो 1749 में बैटल ऑफ अंबूर के अंदर फ्रेंच, मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब ने क्या किया? अनवरुद्दीन को मार दिया। चंदा साहब को फिर गद्दी पे बिठाया गया और चंदा साहब जब गद्दी में बैठा तो बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया? पौंडीचेरी के आसपास जो 80 गांव थे वो किसको दे दिए? वो फ्रेंच को दे दिए, एज ए रिवॉर्ड, इनाम के रूप में जो है उनको दे दिया। क्लियर है? एक सेगमेंट तो ये हो गया। दूसरी कहानी, दूसरा सेगमेंट क्या बनता है यहां पर? भाई जो डुप्ले था ना, उसने मुजफ्फर जंग को भी प्रॉमिस किया था। मुजफ्फर जंग जो अभी, जिसने अभी जो है चंदा साहब की हेल्प करी, मुजफ्फर जंग ने क्या किया? मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को मार दिया। क्यों मार दिया? ताकि वो निजाम बन सके हैदराबाद का। ठीक, नासिर जंग को मार दिया। उसके बाद मुजफ्फर जंग जो है अब क्या बन गया? वहां पे निजाम बन गया। और जब निजाम बना मुजफ्फर जंग, इसकी सहायता भी किसने करी थी? फ्रेंच ने करी थी। तो इसको मुजफ्फर जंग ने भी क्या किया? फ्रेंच को बहुत सारे एरियाज गिफ्ट करे। कौन कौन से? मुस्तफानगर, एल्लौर, राजा मुंदरी, चिकाकौल, ये सारे एरिया आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे। तो ये सारे एरिया जो है मुजफ्फर जंग ने किसको दे दिए थे? फ्रेंच को दे दिए थे। क्लियर है?
यहीं से शुरुआत होती है सेकंड कर्नाटिक वॉर की, जो कि हुई थी 1749 से 1754 के बीच में। बेसिकली क्या था, अगर आप देखो दो एरिया हैं, एक तो कर्नाटक वाला है और एक हैदराबाद वाला है। वहां के दोनों के जो राजा हैं वो किसकी सहायता से गद्दी पर बैठे हैं? फ्रेंच की सहायता से। यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद वाले एरिया में फ्रेंच का वर्चस्व रहने वाला है। तो ब्रिटिशर्स को यह चीज रास नहीं आई। ब्रिटिशर बोले नहीं भाई नहीं, ऐसे थोड़ा ना, हमारे जो दुश्मन है फ्रेंच वो तो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, राजाओं के साथ सुबह शाम खाना खा रहे हैं, हम थोड़ा ना शांत रहेंगे। इसीलिए सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ था। सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर क्या था, जो नासिर जंग और मोहम्मद अली थे। अब नासिर जंग वही जिसको गद्दी से हटाया गया हैदराबाद के अंदर, मोहम्मद अली इसको तैयार किया गया कर्नाटक के लिए, ठीक है, कर्नाटक के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने इनको उकसाया, कभी तुम लोगों को गद्दी में बैठना है क्या? बोले हाँ जी बैठने। तो बोले ठीक है तुम लोग हमला करो, और बोले पीछे से हम लोग तुम्हें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यानी कि अब नासिर जंग और मोहम्मद अली को ब्रिटिशर सपोर्ट करेंगे। वहां पर क्या था, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग की हेल्प कौन कर रहा था? वहां पर कर रहे थे फ्रेंच। समझ रहे हो? तो लोकल राजाओं की सहायता से ये लोग क्या करने वाले हैं, अब अपने जो एरिया है उसको उसको अपने अंडर लेने वाले हैं। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिर्फ 500 सिपाहियों के साथ आरकोट पे हमला कर दिया था 1751 में। याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सिर्फ 500 सिपाहियों के साथ 1751 में आरकोट पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और इसने क्या किया, चंदा साहेब और फ्रेंच की जो सेना थी उसको हरा दिया। सिर्फ 500 बंदों ने फ्रेंच और चंदा साहेब की आर्मी को हरा दिया था। और लास्ट में हुआ क्या, ये जो सेकंड कर्नाटिक वॉर था इसको खत्म करने के लिए लास्ट में 1754 में एक संधि पर साइन किए गए जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि पर साइन किए गए, और किसके बीच में हुई, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, राइट। और इस संधि के तहत क्या किया गया, जो मोहम्मद अली था उसे कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। यानी कि भैया चंदा साहब जी का तो पत्ता कट चुका है, चंदा साहब को गद्दी से हटा दिया गया, और अब गद्दी पे कौन बैठा, मोहम्मद अली। और इसकी मदद किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने इसकी मदद की, राइट। तो आई होप आप लोगों को ना ये सीरीज समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है। लोकल राजाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपस में इनकी जो है लड़ाई चलती रह रही है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की, राइट। चलिए अब हम पढ़ने वाले बच्चों थर्ड कर्नाटिक वॉर, तीसरा कर्नाटिक युद्ध, जो कि 1758 से 1763 के बीच में हुआ था, राइट। अब एक बार के लिए तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन हुआ क्या, उसी टाइम पर यूरोप के अंदर ना 7 इयर्स वॉर शुरू हो गई। यूरोप के अंदर अब एक और युद्ध शुरू हो गया, 7 इयर्स वॉर 1756 में। यहां पर भी क्या हुआ, ब्रिटेन यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे। यह बात है यूरोप की। अब जब यूरोप में कुछ होगा तो उसका असर इंडिया पर भी दिखेगा। जैसे ही वहां पर हुआ, वहां पर पंगा हुआ, वैसे ही इन्होंने क्या किया, इंडिया में भी लड़ाई करना शुरू कर दिया 1758 में, जिसको कहा गया थर्ड कर्नाटिक वॉर, राइट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो चंद्रनगर था बंगाल के अंदर, जो फ्रेंच के अंडर था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया 1757 में। और जब उसके ऊपर कब्जा किया तो यहीं से फिर क्या हुआ, यहीं से एक बैटल निकल कर आई, मोस्ट डिसिसिव वॉर थी, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। और उस भयंकर युद्ध का नाम था बैटल ऑफ वेंडिवाश। क्या नाम था, बैटल ऑफ वेंडिवाश, है ना। तीसरा कर्नाटिक युद्ध मतलब बैटल ऑफ वेंडिवाश की ही बात चल रही है। वेंडिवाश का युद्ध जो है ये 1760 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो। वेंडिवाश का युद्ध, वेंडिवाश को वर्तमान में वंडावसी कहते हैं बच्चों, और ये है कहां पर, तमिलनाडु में है। वेंडिवाश के युद्ध के अंदर एक तरफ ब्रिटिशर्स थे और एक तरफ कौन था, एक तरफ फ्रेंच थे। ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे सेनापति सर आयरीकूट, और फ्रेंच के लिए लड़ रहे थे काउंट डी लाली। और इस युद्ध को किसने जीत लिया था, ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को जीत लिया था। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, फिर भी आप यहां पर दोबारा देख सकते हैं। बैटल ऑफ वेंडिवाश 1760 में, एक तरफ ब्रिटिशर्स एक तरफ फ्रांस। ब्रिटिशर्स के सेनापति का नाम सर आयरीकूट और फ्रेंच के सेनापति का नाम काउंट डी लाली। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई वेंडिवाश के युद्ध में ब्रिटिशर्स के सेनापति का नाम बताइए, तो सर आयरीकूट। फ्रेंच के सेनापति का नाम बताइए, तो काउंट डी लाली। और फाइनली जीता कौन इस युद्ध को, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस युद्ध को जीत गए थे, राइट। अब जब ब्रिटिशर्स जीते तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया, राइट। और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस भी साइन की गई 1763 में, है ना। अच्छा, ये जो वेंडिवाश का जो युद्ध था 1760 में, इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था, फ्रेंच को यह कह दिया गया था कि भैया तुम सिर्फ और सिर्फ एक अब क्या हो, एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी हो, सिर्फ एक व्यापारी कंपनी हो। तुम भारत में सिर्फ क्या करोगी, ट्रेड करोगी, व्यापार करोगी, राज नहीं करोगे। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि किस युद्ध को हारने के बाद,
किस युद्ध को हारने के बाद जो फ्रेंच है वो बस एक व्यापारी कंपनी बन के रह गई? तो जवाब होगा वेंडिवाश का युद्ध, बैटल ऑफ वेंडिवाश। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था बच्चों हमारा तीनों कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसकी एक समरी देख लेते हैं। अगर आप पूरे लेक्चर के बाद आप इस समरी, इस पीपीटी को याद कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ इस एक पेज से ही कवर हो जाएगा। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से 1763 के बीच में। राइट, तीनों युद्ध किसके बीच में लड़े गए? तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़े गए। राइट, अब बात करते हैं रिजल्ट की कि हुआ क्या क्या था। तो पहले कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 में बैटल ऑफ सेंट थॉम हुआ था, या बैटल ऑफ अड्यार भी बोल सकते हो। फ्रेंच की यहां पर जीत हुई। अच्छा, 1748 में पहला युद्ध समाप्त हुआ किस संधि के तहत? एक्स ला चैपल की संधि के तहत। राइट, और मद्रास लास्ट में आके किसको दे दिया गया था? ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। सेकेंड कर्नाटिक वॉर की बात करें तो यहां पर क्या हुआ? फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो था उसको दबाने की कोशिश की गई और यहां पर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की संधि साइन की गई। कब की गई? 1754 में। थर्ड कर्नाटिक वॉर, तीसरा कर्नाटिक युद्ध की बात करें तो 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवाश हुआ। ब्रिटिशर्स ने इसको जीत लिया था और फ्रेंच को अलाउड कर दिया गया कि ठीक है, हम तुम्हारी फैक्ट्रियां दे रहे हैं, तुम अपना व्यापार करो, लेकिन तुम और सिर्फ क्या करोगे? व्यापार करोगे, राज नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था बच्चों कर्नाटक वॉर के बारे में। आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर ले सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम सन 2025। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।